बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास प्री 9th सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स का। डेट इज 5th of June एंड डे इज फ्राइडे। हमने स्टार्ट करना है इस मंथ के लिए चैप्टर नंबर 2 विच इज रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मेंट बाय रियल नंबर्स एंड व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं सेट ऑफ रियल नंबर्स को डिफाइन करना चाहूँ तो सेट ऑफ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है विद द सिंबल r और वो इक्वल होते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। r रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स को, q रिप्रेजेंट कर रहे हैं रैशनल नंबर्स को और Q प्राइम जिसके ऊपर मैंने थोड़ी सी बार लगाई है जिसे Q प्राइम रीड कर सकते हैं, इसे सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स कहते हैं। सो रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि रियल रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं और इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। सो फॉर द रैशनल नंबर्स the numbers which can be represented in the form of p by q, वो नंबर्स जिनको आप p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इस p by q की फॉर्म में जो आपके पास q आ रहा है, q इज अ डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब जब आप नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं और फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने के बाद जो आपके पास डिनोमिनेटर आता है फ्रैक्शन का, अपर वैल्यू जो होती है वो नोमिनेटर होती है और जो आपके पास लोअर वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर होती है। तो जब आप नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं और फ्रैक्शन फॉर्म में जो आपके पास डिनोमिनेटर है, इट शुड नॉट अप्रोच 0, क्योंकि अगर 0 का अप्रोच करेगा तो वो इनफाइनाइट बन जाएगा। तो 0 के इक्वल जो आपके पास लोअर वैल्यू है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह की फॉर्म के नंबर जो भी आपको दिए जाएंगे वो सारे रैशनल नंबर्स में लाया करेंगे। उसमें नेचुरल नंबर्स भी आ सकते हैं, होल नंबर्स भी आ सकते हैं और इंटीजर्स भी आ सकते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं, वो स्टार्ट होते हैं 1 से ऑनवर्ड, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं सारे। होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 ऑनवर्ड। और इंटीजर्स होते हैं वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं। मीन्स के सेट ऑफ इंटीजर्स आर नेगेटिव साइड्स में वैल्यूज होती हैं -1 -2 ऑनवर्ड, 0 +1 +2 सब। ठीक है, लेकिन होल नंबर्स में 0 से ऑनवर्ड वैल्यूज आती हैं 0 1, जिसमें 0 इंक्लूड होगा वो होल नंबर्स होगा। तो बेसिकली ये सब नंबर्स जब इन्वॉल्व होते हैं और इनको p वैल्यू की फॉर्म में लिख दिया जाए तो वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल बताऊँ आपको रैशनल नंबर की, तो सपोज अब मैं यहाँ पे लिख ली हूँ 2/5। एक तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है p/2 की फॉर्म में डी, और जो आपके पास डिनोमिनेटर है 5, ये 0 के इक्वल नहीं है। तो ये जो 2/5 का नंबर ये आपके पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, और अगर बात की जाए इरैशनल नंबर्स की, तो इरैशनल नंबर्स होते हैं वो इसका ऑपोजिट होते हैं, मतलब जिनको हम p/2 की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। ठीक है, that could not be represented as in the form of p/q। और यहाँ पे जो लिखी हुई डेफिनेशन आपकी बुक में वहाँ पे लिखा हुआ है the numbers which cannot be expressed as quotient of integers are called irrational numbers। वो नंबर्स जिनको आप इंटीजर्स की क्वोशिएंट की फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हें इरैशनल नंबर कहा जाता है। अब क्वोशिएंट क्या होता है, जब आप किसी भी वैल्यू को सेकेंड वैल्यू से, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म को जब आप डिवाइड कर रहे होते हैं, जो आपके पास अंदर लिखा जाता है वो तो डिविडेंड होता है, जो बाहर होता है वो डिवाइजर होता है, और जिससे डिवाइड करके वैल्यू मिलती है वो आपका क्वोशिएंट होता है। तो मतलब जिस नंबर को आप क्वोशिएंट की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो नंबर आपका इरैशनल नंबर होता है। सिंपली द नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q आर सेड टू बी इरैशनल नंबर्स। और इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट भी है इनको डिस्क्राइब करने का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी देख लें।
आइदर वो रैशनल नंबर है या नहीं है, तो किस तरह से आप गेस कर सकेंगे? आपके पास तीन टर्म्स आती हैं। एक टर्म आती है आपके पास टर्मिनेटिंग, एक टर्म आती है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग, एक आपके पास टर्म आती है रिपीटिंग या फिर नॉन रिपीटिंग, और थर्ड टर्म है रिपिंग। रिपिंग और रिपीटिंग दोनों सेम ही वर्ड्स हैं, तो मैं यहाँ पे रिपीटिंग यूज करूँगी बिकॉज रिपीटिंग इजी है। रीअकर इसको कह सकते हैं कि जो बार बार रिपीट हो रहा होता है, रिपीटिंग इसे कहते हैं। अब टर्मिनेटिंग जैसे नाम से शो रहा है, इंग्लिश वर्ड है टर्मिनेट कर जाना। टर्मिनेट कर जाना मतलब एंड कर जाना, जिसका कि कोई एंड पॉइंट हो, मतलब जो कि फाइनाइट हो जाए, खत्म हो जाए। इन नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा? दैट could not finite, मतलब जिसको आप स्टॉप नहीं कर सकते, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, वो चलता जाता है, रिपीट हो रहा होता है अपना सीक्वेंस। अब रिपीटिंग की बात की जाए तो रिपीटिंग का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास आपने डिवीजन कर ली, डेसिमल पॉइंट के बाद जो आपके पास सीक्वेंस आया है, जो नंबर्स आपको मिले हैं, वो बार बार अपना पैटर्न रिपीट करें। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे 3 आ रहा है, 4 4, तो अगेन 3 3 4 4, 3 3 4 4, तो ये क्या है? ये रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है। नॉन रिपीटिंग में क्या होगा कि वो डेसिमल वैल्यूज है वो डिफरेंट आएंगी, मतलब 1 7 5 4 3 एंड सो इस तरह के नंबर्स। अब इन टर्म्स को लेके हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे रैशनल नंबर्स को और इरैशनल नंबर्स को? रैशनल नंबर में दो तरह की कैटेगरीज होती हैं रैशनल नंबर्स को गैस करने के लिए। एक कैटेगरी होगी कि जो आपके पास होंगे नंबर वो टर्मिनेटिंग होंगे, कि टर्मिनेटिंग नंबर्स आर सेड टू बी रैशनल नंबर्स। मतलब ये हुआ जब आप उनको डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद उनकी एक फिक्स वैल्यू मिलेगी, पॉइंट से पहले भी पॉइंट के बाद भी, मतलब वो खत्म हो जाएगी, एंड टर्म होगी। जैसे कि मैं लिखूं यहाँ पे 2.157, तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज हैं और यहाँ पे ये स्टॉप कर गई है, तो ये मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर है। तो टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड, अगर टर्मिनेट नहीं कर रहे तो उनके अंदर एक और टाइप होगी, वो टाइप ये है कि वो अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर वो एंड नहीं कर रहे, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो फिर वो साथ में प्लस रिपीटिंग भी होंगे, ठीक है। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं तो वो रिपीट भी करेंगे। रिपीट मतलब अपना पैटर्न बार बार, अपना जो सीक्वेंस है, जो उनका ऑर्डर है, वो बार बार रिपीट करेंगे। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि 4.757575 ऑनवर्ड, तो 7575 ये जो पैटर्न है ये बार बार रिपीट हो रहा है और ये वैल्यू एंड भी कर, तो इस तरह के नंबर को क्या कहा जाएगा? ये नंबर भी जो है ये रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर अगर p बाई q से हर की बात की जाए डेसिमल फॉर्म को लेके, तो या तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं। आप रिपीटिंग वर्ड को याद कर लें रैशनल के साथ के R फॉर रैशनल एंड R फॉर रिपीटिंग। इसी तरह से अगर बात की जाए इरैशनल नंबर्स की, तो इरैशनल नंबर्स जो होते हैं वो अगर उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बात की जाए, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मतलब उनका पॉइंट से अगर रिलेटेड आप बात करें, तो वो ना तो टर्मिनेट करते हैं, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ना वो एंड होते हैं और ना वो अपना सीक्वेंस रिपीट करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ लिखती हूँ, अगर मैं लेती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2 लेती हूँ, इसका आंसर जो आएगा मेरे पास, लेट्स सपोज 1.41421356 ऑनवर्ड। देखिए ना तो ये इसकी वैल्यू डेसिमल पॉइंट में एंड हो रही है, कहीं पे स्टॉप नहीं खड़ी कहीं पे जाके, और दूसरी बात है कि इसमें जो नंबर्स आ रहे हैं डेसिमल
डेसिमल पॉइंट की बात होगी, हम अपना पैटर्न रिपीट नहीं कर रहे। तो इट्स मीन दैट ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा ये इरैशनल नंबर होगा। ठीक है, हमने 3 बातें पढ़ी हैं रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के बारे में। पहली बात हमने ये पढ़ी कि रैशनल नंबर्स को p by q की फॉर्म में लिखा जाता है और q's होता है जिसे कहा जाता है डिनोमिनेटर वो नॉन जीरो होना चाहिए। दूसरी बात हमने ये पढ़ी कि अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में लिखे जाए तो जो नंबर्स टर्मिनेटिंग होंगे वो रैशनल होंगे, और अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो वो या तो रिपीटिंग होंगे, अगर टर्मिनेट नहीं कर रहे मतलब उनका पॉइंट के बाद की वैल्यू स्टॉप नहीं कर रही, एक्सीड कर रही है, इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, तो वो उनमें पैटर्न बार बार रिपीट होगा। ठीक है, और इसी तरह से इरैशनल नंबर की बात की जाए तो वो नंबर जो कि p by q की फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते। और सेकंड कॉन्सेप्ट इसका ये है कि वो नंबर्स जो ना टर्मिनेट करते हैं और ना अपना पैटर्न रिपीट करते हैं, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग आर सेड टू बी इरैशनल नंबर। अब इस कॉन्सेप्ट को लेके आप एक्सरसाइज 2.1 पे आ जाएं। 2.1 में जो क्वेश्चन 1 है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, जिसमें आपने इसी चीज को रख के माइंड में आपने बताना है कि जो आपको गिवन नंबर्स दिए हैं ये रैशनल नंबर्स हैं या इरैशनल नंबर्स हैं। एक्सरसाइज 2.1 आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। आपके पास आ रहा है फर्स्ट पार्ट जिसमें लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 3। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का आप क्या करें, डेसिमल फॉर्म देखें। डेसिमल फॉर्म मतलब आप विद द कैलकुलेटर इसे इक्वल करें तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 1.732 ऑनवर्ड। ठीक है, अब इस वैल्यू को लेके अपने माइंड में कॉन्सेप्ट लेके आए कि आपने क्या स्टडी किया है इरैशनल नंबर के लिए और क्या स्टडी किया है रैशनल नंबर के लिए। तो आपने अभी ये स्टडी किया था कि पहली बात तो ये नंबर जो है वो नॉन स्टॉप है, इनफाइनाइट नंबर है, 1.732 ऑनवर्ड वैल्यू चलती जा रही है। ठीक है, तो इट्स मीन दैट जो नंबर नॉन स्टॉप होता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, दूसरी बात इसमें ये चेक करें कि पॉइंट के बाद जो डेसिमल वैल्यू है वो अपना सीक्वेंस या अपना पैटर्न रिपीट नहीं कर रही, डिफरेंट नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है, 7 है उसके बाद 3 है उसके बाद 2 है एंड ऑनवर्ड आगे भी डिफरेंट वैल्यूज है। तो इट्स मीन दैट ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। तो ये दो बातें हमने किस में स्टडी की थी, हमने किस नंबर्स के लिए स्टडी की थी, इरैशनल नंबर्स के लिए स्टडी की थी। द नंबर्स which are non terminating and non repeating are said to be irrational number। It's mean that जो आपके पास square root of 3 है ये कौन सा नंबर होगा, it will be irrational number। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए 1/6। क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 2 है 1/6। 1/6 देखिए आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म आ रही है जिसे कहते हैं p by q फॉर्म, और q जो है वो आपके पास नॉट इक्वल टू 0 है मतलब 0 से अबव कोई वैल्यू है तो 6 आ रहा है। 0 का अप्रोच ना करें, चाहे नेगेटिव वैल्यू आ जाए चाहे पॉजिटिव आ जाए, लेकिन 0 का अप्रोच ना करें। तो इट्स मीन दैट ये फॉर्म p by q की फॉर्म में जो नंबर फॉर्म रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो नंबर्स कौन से होते हैं, ऑब्वियसली वो रैशनल नंबर्स होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 जो आपको गिवन है 1/6 इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 देखिए पाई, बाकी पास पाई आ जाए। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है। अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करूं डेसिमल फॉर्म में तो 3.142857 ऑनवर्ड वैल्यू होती है। आप इसको अप्रोक्सीमेशन में कर लेते हो 3.14 लिखने के लिए, लेकिन अगर इसको मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूं तो यहाँ पे ये इसकी डेसिमल फॉर्म नॉन स्टॉप है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, इनफाइनाइट टाइम चलती जा रही है, और दूसरी बात इसमें ये कि रिपीट भी नहीं कर रही है अपना सीक्वेंस। तो अगेन वही कॉन्सेप्ट आ जाता है कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। इट्स मीन दैट ये भी जो पाई है ये भी क्या होगा, इरैशनल नंबर होगा, इरैशनल नंबर। पार्ट नंबर 4 देखिए 15/2। 15/2
अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ डेसिमल पॉइंट की फॉर्म में तो वो आता है 7.5। ना भी कन्वर्ट करूँ तो यहाँ पे देखेंगे p बाई q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ट्रू वैल्यू दैट्स मीन दैट ये जो नंबर है और ये जो आपके पास इसकी वैल्यू डेसिमल फॉर्म में आती है वो भी एक फाइनाइट टर्म आती है 7.5 एंड हो जाता है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नहीं बल्कि टर्मिनेटिंग वैल्यू है। तो इट्स मीन दैट ये भी क्या होगा आपका रैशनल नंबर होगा बिकॉज रैशनल नंबर्स कुड बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। इसके बाद देखिए पार्ट नंबर 5 7.25 7.25 में भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये एक फाइनाइट टर्म है, फाइनाइट वैल्यू है 7.25। ना इसमें कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है ना ये आगे एक्सीड कर रही है वैल्यू। तो इट्स मीन दैट ये भी क्या होगा आपका रैशनल नंबर होगा बिकॉज रैशनल नंबर्स आर द टर्मिनेटिंग नंबर्स। इसके बाद लास्ट है आपके पास पार्ट नंबर 6, वो भी आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 29 आ रहा है। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर रूट में जो आपके पास वैल्यू आएगी वो भी एक नॉन स्टॉप वैल्यू मिलेगी। मैं कर लेती हूँ यहाँ पे 29 का, तो 4 4 16 5 5 25 5 5 25 रिमेनिंग इज 4 5 प्लस 5 10। तो पॉइंट लगा के पास 2 zeros, तो सीधा से 5 पॉइंट समथिंग आपके पास वैल्यू आएगी और वो नॉन स्टॉप वैल्यू होगी और अपना पैटर्न भी जो है वो रिपीट नहीं कर होगी। तो इट्स मीन दैट स्क्वायर रूट ऑफ 29 भी जो है वो आपका इररेशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल एंड इररेशनल नंबर आई होप कि आपको समझ आ चुके होंगे। पार्ट 1 में आपने यही डिस्कस किया। नेक्स्ट तो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी इसी चीज को उन्होंने किया है कि which of the following statements are true and which are false। आपने बताना है इसमें भी कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, और उसमें भी इररेशनल और रैशनल नंबर्स का ही पूछा हुआ है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का ही पूछा हुआ है। जो आपके पास रिकरिंग लिखा हुआ है RECURRING, रिकरिंग नंबर्स होते हैं वो रिपीटिंग नंबर्स को ही कहा जाता है। रिकरिंग मतलब रीअकरिंग, जो बार बार अक्कर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी आप इसी से देखिए 2/3 इज एन इररेशनल नंबर। 2/3 इररेशनल नंबर है या नहीं है, तो इस चीज के लिए आप पहले क्या करोगे, देखिए 2/3 इररेशनल नंबर ये स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है। कैसे ठीक लिखी हुई है, यहाँ पे देखिए p बाई q की फॉर्म में दिया है और p बाई q की फॉर्म के बाद दूसरी बात है कि नॉन जीरो है 3। तो ये तो हमने पढ़ी है कि द नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q आर रैशनल नंबर्स। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट बताया कि ये तो इररेशनल नंबर्स हैं। इट्स मीन दैट जो आपका फर्स्ट पार्ट है ये इन्होंने फॉल्स लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे इसके आगे फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, 2/3 इज एन इररेशनल नंबर, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। पार्ट नंबर 2 में देखिए पाई इज एन इररेशनल नंबर। पाई को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट की है व्हिच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो वो इररेशनल नंबर था। यस, इन्होंने लिखा है पाई इज एन इररेशनल नंबर, सो द स्टेटमेंट इज ट्रू, आप ट्रू मार्क करेंगे। पार्ट नंबर 3 में देखिए 1/9 है। 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 1/9 को लिखा है कि ये जो फ्रैक्शन है ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो जब आप 1/9 को आप अगर एलसीएम ले लें, सॉरी एलसीएम के इसकी डिवाइड कर लें डेसिमल फॉर्म लेके आने के लिए 9/1 आप अंदर कर लें, पॉइंट लगा के 0, 9 1 सा 9, रिमेनिंग इज 1, अगेन पॉइंट का 0, 9 1 सा 9, फिर 1, अगेन 9 1 सा 9। तो इट्स मीन दैट ये आपके पास 0.1111 सो ऑन वैल्यू है 0.111 सो। तो ये जो नंबर आपके पास आया है, डेसिमल नंबर आपके पास आया है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इन्होंने तो यहाँ पे लिखा है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, तो ये टर्मिनेट तो नहीं करी, एंड तो नहीं हो रही, स्टॉप तो नहीं। सो 1/9 इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। जब हमने इसको डिवीजन में कन्वर्ट करके चेक किया था तो वो आपके पास जो वैल्यू आ रही थी वो 0.11 ऑनवर्ड रिपीटेड वैल्यू थी, नॉन स्टॉप। तो यहाँ पे उन्होंने ट्रू फॉल्स में पूछा है कि इट इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन स्टेटमेंट, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये तो टर्मिनेट नहीं कर रही, इट्स मीन दैट जो आपके पास स्टेटमेंट दी है वो फॉल्स है।
इसके बाद जो आपके पास पार्ट नंबर 4 है इसी क्वेश्चन नंबर 3 का, इसमें क्वेश्चन आ रहा है कि 3/4 इज ए टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग मीन्स टर्मिनेट कर जाना, एंड हो जाना, फाइनाइट या स्टॉप। तो इसको भी आप जब डेसिमल फॉर्म में चेक करेंगे कन्वर्ट करके, 4 आपके पास बाहर आ जाएगा, 3 अंदर डेरिवेटिव बन जाएगा। जब आप इसको अब यहाँ पे कंपेयर करें तो आपके पास 3 छोटी वैल्यू और 4 बड़ी वैल्यू, तो आप पॉइंट लगा के 0 प्लेस करेंगे, 2 जीरोस मिल जाएंगे आपको। आपकी अपनी चॉइस है, जितने मर्जी जीरोस आप लगा लें। तो यहाँ पे फिलहाल मैं 1 ही प्लेस करती हूँ। 4 7s are 28, रिमेनिंग इज 2। देन पॉइंट आपको 0 प्रोवाइड कर रहा है, 0 आ जाएगा। 4 5s are 20, रिमेनिंग इज नथिंग। तो इट्स मीन दैट जब आपने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो आपके पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आई 0.75। अब 0.75 भी जो है वो आपके पास टर्मिनेटिंग है, स्टॉप कर रही है, ना रिपीट हो रही है, ना इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। तो इट्स मीन दैट ये स्टेटमेंट जो है आपकी ट्रू होगी। लास्ट क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 5, 4/5। 4/5 को भी आप डिवीजन में चेक कर ले। 5 आपके पास डिवाइजर, 4 आपके पास डिविडेंड, पॉइंट लगा के 0, 5 8s are 40 हो जाता है। तो इट्स मीन दैट 0.8 आता है, 0.8। तो पूछा क्या जा रहा है कि 4/5 इज अ रिकरिंग फ्रैक्शन। रिकरिंग फ्रैक्शन आपको पहले बता चुकी हूँ कि व्हाट इज मेंट बाय रिकरिंग। रिकरिंग इज बेसिकली रिपीटिंग, जो रीअकर कर रही होती है टर्म्स, बार-बार पैटर्न अपना सीक्वेंस रिपीट कर रही होती है, उसे बोलते हैं रिकरिंग। तो ये तो इसमें तो कोई पैटर्न बन रहा नहीं है, जस्ट 0.8 एक ही आपके पास टर्म आ रही है, तो नंबर आ रहा है पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद। तो ये जो आपके पास स्टेटमेंट बनती है 4/5 इज अ रिकरिंग, ये आपके पास फॉल्स हो जाती है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? फॉल्स। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्यों नहीं आपको सॉल्व किया, क्योंकि वो जो है वो इन फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट से हट के था। फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट में दोनों में एक ही बात ही पूछी जाती थी, रैशनल एंड इरैशनल नंबर के बारे में, तो मैंने तभी दोनों पहले सॉल्व कर लिए। अगले लेसन में इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे, और आज का लेसन यहीं पे आपका एंड होता है। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, क्लास प्री 9th आप लोगों का न्यू चैप्टर जो स्टार्ट होता है, अब आपके पास है चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो आपको ये पता हो बेसिकली ये जो टर्म डायनामिक्स है इसका मतलब क्या होता है, हम इसको डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द काज ऑफ इट्स मोशन, यानी कि एक ऐसी मैकेनिक्स की ब्रांच होती है, एक ऐसी शाख है जिसके अंदर बेसिकली हमने ये चीज़ पढ़नी होती है कि हरकत के मुतालिक सारी स्टडी करनी होती है। मोशन यानी हरकत, हरकत से मुतालिक सारा मुताला करना, और उसके अलावा इस चीज़ को भी इन डिटेल पढ़ना कि बेसिकली उस हरकत की वजूहात क्या हैं, जितने भी काजेज़ और इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके पीछे, उस सारी ब्रांच को इन डिटेल स्टडी करना आपके पास डायनामिक्स होता है। बेसिकली ये मैकेनिक्स से रिलेटेड एक ब्रांच होती है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स आपका फ़र्स्ट टॉपिक है, आपकी टेक्स्ट बुक में आप वहाँ से देख भी सकते हैं, आपके पास है फ़र्स्ट टॉपिक फोर्स। आपने पहले इन डिटेल अपनी टेक्स्ट बुक से उसको रीड करना है। दैन जो यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा कि बेसिकली इस फिनोमिना में हमने रीड क्या करना है। फोर्स, जैसा कि आपको पता है, कुव्वत, कोई एनर्जी, कोई स्ट्रेंथ जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं ताकि उसकी एक शेप, साइज़, डायरेक्शन चेंज हो सके। जो भी वर्क डन हमने करना होता है, जो भी काम करने की सलाहियत होती है हमें, हम बेसिकली उसको करने के लिए एक एनर्जी लगा रहे होते हैं, एक स्ट्रेंथ अप्लाई कर रहे होते हैं, वही बेसिकली आपके पास फोर्स होती है। ठीक है, प्रॉपर इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से, आप फोर्स मूव्स और टेंड टू मूव, स्टॉप्स और टेंड टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी। बेसिकली जो कुव्वत है, जो स्ट्रेंथ है, वो एनर्जी है, वो क्या होती है, किसी चीज़ को रोकना या रोकने के काबिल करना, इसी तरीके से हरकत में लेके आना, हरकत के काबिल बना देना उसको किसी तरीके से कि हम लोग ये इस चीज़ के अंदर शो करवा सकें कि हमने इसके ऊपर कोई एनर्जी अप्लाई की है, कोई स्ट्रेंथ अप्लाई की है। ठीक हो गया। बेसिकली जो आप लोगों के पास इसका ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। याद रखना है कि आइजैक न्यूटन जैसे कि एक साइंटिस्ट भी हैं, तो स्टूडेंट्स जो हम साइंटिस्ट का नेम लिखते हैं ना,
उसमें हम हमेशा फर्स्ट लेटर को कैपिटल शो करते हैं। तो आपने जब न्यूटन को साइंटिस्ट की नेमिंग में लिखना है तो आपने एन कैपिटल लिखना है, लेकिन चूंकि यहाँ पे हम न्यूटन को एज ऐसे यूनिट यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हमेशा आपने फर्स्ट लेटर को स्मॉल लेटर में शो करना है, यानी एन को आपने स्मॉल लिखना है। इसीलिए यहाँ पे मैंने न्यूटन में एन स्मॉल लिखा है, ब्रैकेट में कैपिटल एन लिखा है, जो कि इसका सिंगल सिंबल होता है। अगर इसको फुल आपको रिराइट करना पड़े तो आपने स्मॉल एन से स्टार्ट करना है, अदरवाइज़ कैपिटल एन से आप इसको सिंबलाइज कर सकते हैं। ये इसका ऐसा यूनिट होता है। सिंबल आपके पास इसके जैसे मैंने मेंशन कर दिया, आप पढ़ चुके हैं पहले भी, जो आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं या तो आप उसको एरो हेड से शो करते हैं या बोल्ड लेटर से इटैलिक शेप दे देते हैं, कोई भी इस तरह की कंडीशन जिससे वो हाईलाइट हो जाए कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। बेस यूनिट का मतलब ये होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको समझाने के लिए बता दूं कि हम कहते हैं कि जो बेस यूनिट होता है वो बेसिकली वो सारी क्वांटिटी, जैसे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मैंने लिखा ना, किलोग्राम आपके पास मैथ्स का फार्मूला होता है, यूनिट होता है सॉरी, और जो एम होता है वो लेंथ का या डिस्टेंस का, एस जो होता है वो सेकेंड यानी टाइम का। तो बेसिकली इसके अंदर मैथ्स, लेंथ और टाइम, ये जो तीन बेस क्वांटिटीज़ थी उनके बेस यूनिट मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं। ये सारे के सारे आपस में कंप्राइज होके मिल के मजमुआ बना के एक सिंगल यूनिट के इक्वल होते हैं, जो कि न्यूटन होता है। तो बेसिकली बताने का मतलब ये है कि न्यूटन एक डिराइव्ड यूनिट होता है जो कि इन तमाम बेस यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। फार्मूला जो इसके लिए हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकली, कि अगर आपको कह दिया जाए कि फ़ोर्स कैलकुलेट करें तो उसके लिए आपको मैस और एक्सेलरेशन नोन होना चाहिए। मैस आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना बताया जाएगा, एक्सेलरेशन आपको पता है कि वो आपके पास बेसिकली एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके अंदर हम वेलोसिटी में चेंज पढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ से मूवमेंट स्टार्ट करके किस पॉइंट पे स्टॉप करेगी और कितनी टाइम ड्यूरेशन में काम कर रही है। ये सारे को जब हम इन डिटेल पढ़ते हैं तो ये आपको एक्सेलरेशन होता है। इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो बेसिकली आपको हेल्प आउट करेगा फोर्स को कैलकुलेट करने में, जो कि एफ इज इक्वल्स टू एम ए है। ये मैंने एक इधर यहाँ पे एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक से दे दी। वैसे भी जनरली आपको पता है कोई भी चीज़ ड्रैग ही अगर हम करते हैं, किसी चीज़ को पुश करेंगे, किसी चीज़ को पुल करेंगे, पुश करने में, पुल करने में, ड्रैग करने में आपको ऑब्वियसली एक एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी, एक स्ट्रेंथ अप्लाई करनी पड़ेगी, जिसके बाद जो सामने वाली ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर, जो बॉडी है जिसके ऊपर आप बेसिकली वो स्ट्रेंथ एनर्जी अप्लाई कर रहे थे, वो फोर्स थी, जिसकी वजह से क्या होगा, या तो वो ऑब्जेक्ट अपनी शेप चेंज कर रही होगी, साइज़ चेंज कर रही होगी या डायरेक्शन चेंज कर रही होगी। तो यही बेसिकली आपके पास फोर्स है। यहाँ पे आपको बताया जाता है कि फॉर एग्जांपल आप एक एप्पल कट कर रहे होते हैं एक नाइफ़ के साथ, तो बेसिकली आप उसके शार्प एज को एप्पल के अंदर इन्वर्ट करेंगे और फिर आप देखेंगे कि एक फ़ोर्स अप्लाई होगी जो बेसिकली उसकी शेप और साइज़ को चेंज कर देगी, कि जिस भी बॉडी के ऊपर हम एक्ट करवा रहे थे उसको, लेट सपोज ये एप्पल था, या उसके अलावा हम एक्सपेरिमेंटली कोई और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। तो इस तरीके से फोर्स एक एनर्जी होती है, एक स्ट्रेंथ होती है जो हम किसी भी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं कि उसकी साइज़, शेप, डायरेक्शन के अंदर कोई चेंज ला सकें। ठीक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इनर्शिया। आगे मैंने उर्दू में भी लिख दिया है, इसको आपने प्रोनाउंस कैसे करना होता है आपके पास। इनर्शिया क्या है ये? इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जब साकिन या हरकत की हालत में होती है, उसके अंदर कोई भी तब्दीली लेके आना, कोई रेजिस्टिव फोर्स दे देना एकदम से, यानी कि आप कह सकते हैं कि कोई ऐसा एक्शन दे देना जो उसकी मूवमेंट को एकदम से स्टॉप कर देता है, या कोई एक सडन जर्क के बाद उसके अंदर कोई ऐसी रेजिस्टिव फोर्स के बाद कोई एक ऐसा चेंज ले आता है जो एक अनएक्सपेक्टेड सा चेंज है, उसको हम कहते हैं बेसिकली वो जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो इनर्शिया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग देखते हैं आपके पास समटाइम आपने एक पेपर की एक स्ट्रिप ली, उसके ऊपर आपने पूरा स्टैक बनाया कॉइन्स का, ऊपर नीचे रख के ना बहुत सारे कॉइन्स जमा कर लिए। आप जैसे ही वो नीचे से पेपर स्ट्रिप एक तरफ को ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि बगैर गिरे वो स्टेक उसी तरह से एक साइड पे हो जाएगा, जबकि पेपर स्ट्रिप आपके हाथ में है। तो इट मीन्स कि वो अब यहाँ पे प्रॉपर्टी जिसने इसको कैपेबल किया है कि ये उसी पोजीशन में रहे कि जिसमें ये थी, वो आपके पास क्या है? इनर्शिया। सेकेंड वन हम देखें, एक्सपेरिमेंट अक्सर करते हैं कि आपके पास एक ग्लास था, आपने ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड रखा, कार्डबोर्ड के ऊपर आपने एक कॉइन ले लिया, ठीक है, सिक्का एक रख दिया। आपने एक सडन जर्क के बाद उस कार्ड को अपनी तरफ खींचा, तो अब होना तो ये चाहिए था कि जो उसके ऊपर कॉइन था वो भी उसी के साथ मूव करता, नीचे गिर जाता, लेकिन उसके बरअक्स होता ये है कि वो कॉइन जाके उस ग्लास के अंदर गिर जाता है। तो इट मीन्स कि बेसिकली यहाँ पे जो आपके पास ये भी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती थी, वो क्या थी? इनर्शिया। तो बेसिकली जो इनर्शियल प्रॉपर्टी होती है आपके पास किसी भी बॉडी के अंदर, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि वो रेसिस्ट का मतलब होता है रिकावट देना, कुछ चेंज लेके आना, कहीं पे कुछ ऐसा रेजिस्टिव दे देना, यानी कि जो आपके पास आप ये कह सकते हैं कि सडन चेंज ले आए। ठीक हो गया, चाहे वो ऑब्जेक्ट आगे रेस्ट की पोजीशन में थी या मोशन की पोजीशन में थी उसके अंदर।
होप सो ये टॉपिक आप सबको क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी सा स्टूडेंट्स ये टॉपिक था। आपने इस सारे टॉपिक को अपनी टेक्स्ट बुक से इन डिटेल पढ़ना भी है और इसको साथ साथ प्रिपेयर करना है। जो इसके बेसिक पॉइंट है वो मैंने मेंशन कर दिए, इनको जो आपको याद होने चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।